फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम सीटेट जो 20 अगस्त को होने वाला है और यूपी टेट और सुपर टेट में यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कि जो कौशल होते हैं, जो लैंग्वेज स्किल होती है, जो भाषा कौशल होता है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि लैंग्वेज स्किल है क्या। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि लैंग्वेज स्किल जो होती है, भाषा कौशल 4 प्रकार का होता है। सबसे पहला होता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे कि जो पहला है यहाँ पे कि अभिव्यक्तात्मक कौशल। इसमें जो प्रोडक्टिव स्किल होती है, ये इसके अंतर्गत कौन से आता है, जो कि हम अपनी बातों को, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं दूसरों के सामने, वो जो है अभिव्यक्तात्मक कौशल होता है। तो इसमें वाचन कौशल जो कि बोलना होगा और लेखन कौशल लिखना होगा। कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हम अपने अभिव्यक्ति को, अपने बातों को हम बोल करके दूसरे के सामने स्पष्ट कुछ भी बोल सकते हैं, कह सकते हैं। यहाँ पे अपनी अभिव्यक्ति को हम शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक है कि लेखन कौशल, और एक लेखन कौशल के थ्रू हम लिख करके अपनी अभिव्यक्ति को बता सकते हैं और अपनी अभिव्यक्ति को व्यक्त कर सकते हैं। तो ये होता है प्रोडक्टिव स्किल होता है। दूसरा है यहाँ पे कि जो ग्रहणात्मक स्किल होती है, रिसेप्टिव स्किल इसको हम बोलते हैं। यहाँ पे है जो कि श्रवण कौशल, सुनना, और पठन कौशल, पढ़ना। तो ग्रहण हम करते हैं। ग्रहणात्मक कौशल का मतलब कि हम सुन करके कोई भी चीज़ को, कोई भी बात को हम सुन करके क्या करते हैं कि ग्रहण करते हैं। तो इसलिए ये ग्रहणात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। और पठन कौशल जो कि हम किसी भी चीज़ को, कोई न्यूज़पेपर हुआ, कोई बुक हुआ, कोई मैगजीन हुआ, कुछ भी हम पढ़ करके उसको हम ग्रहण करते हैं, तो ये पठन कौशल के अंतर्गत आता है। तो ये ग्रहणात्मक कौशल में श्रवण कौशल और पठन कौशल आएगा, और अभिव्यक्तात्मक कौशल में वाचन कौशल और लेखन कौशल आएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा कि अभिव्यक्तात्मक कौशल क्या है और ग्रहणात्मक कौशल क्या है। अब हम आते हैं यहाँ पे कुछ इसके कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। पहला पॉइंट है यहाँ पे भाषा शिक्षण के लिए आवश्यक चारों कौशल परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित, इंटरकनेक्ट होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे जो भाषा शिक्षण के लिए जो आवश्यक चारों कौशल हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये परस्पर एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं, इंटरकनेक्ट होते हैं। ये सीटेट में पिछले बार जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, क्योंकि वो एग्जाम हमने भी दिए थे। अब आते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे कि भाषा के चारों जो कौशल होते हैं क्रम से नहीं सीखे जाते, बल्कि सभी एक साथ सीखे जाते हैं। तो ये बात सही है कि जो भाषा के चारों कौशल होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये हम जो है एक क्रम में नहीं सीखते हैं, बल्कि एक साथ सीखते हैं। क्रम का मतलब कि कोई ज़रूरी नहीं है कि हम पहले सुन रहे हैं तो सुनने के बाद से जो है हम लिख लेंगे या फिर पढ़ लेंगे या फिर बोल लेंगे। मतलब हम पहले सुनेंगे, फिर हम सुनने के बाद से हम बोल भी सकते हैं, या फिर हम कुछ लिख भी सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे है कि एक क्रम में नहीं सीखे जाते हैं, लेकिन एक साथ वो ज़रूर सीखे जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे कि बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है कि बच्चा सुनने के साथ साथ बोलना भी सीखता है और पढ़ने के साथ साथ लिखना भी सीखता है। अब आते हैं हम यहाँ पे कि श्रवण कौशल के कुछ सोपान हैं। श्रवण कौशल के कौन कौन से सोपान हैं? तो ध्वनि का कानों तक पढ़ना, ये श्रवण कौशल के सोपान हैं। अर्थ ग्रहण और प्रयोग, कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है कि जो ध्वनि का कानों तक पढ़ना, अगर हम जब सुन नहीं पाएंगे अच्छे से, हमारे कानों तक कोई किसी का कहा हुआ बात या कोई भी चीज़ें अगर हमारी कानों तक अच्छे से स्पष्ट तरीके से कानों तक नहीं आएगा, तब तक हम उसको सुन नहीं पाएंगे, और जब तक सुनेंगे नहीं तब तक उसका अर्थ ग्रहण नहीं कर पाएंगे, और अर्थ नहीं ग्रहण करेंगे, उसका मतलब नहीं समझेंगे, तो उसका हम प्रयोग भी, उसका हम जवाब भी नहीं दे पाएंगे। तो यहाँ पे श्रवण कौशल के सोपान में सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे है कि ध्वनि के कानों तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद से जो अर्थ ग्रहण है, उसको सुनने के बाद से हम उसके मतलब को समझेंगे कि वो बंदा कहा क्या है, क्या चीज़ें वो कहा है, या फिर शिक्षक हमसे क्या कहा है, या फिर जो है उसको सुनने के बाद से अगर कोई हमसे सवाल पूछता है तो उसको हम पहले सुनते हैं, फिर उसका हम उत्तर देते हैं। तो यही हुआ कि हम उसका तभी प्रयोग करेंगे। तो ध्वनि का कानों तक पढ़ना, फिर अर्थ ग्रहण, उसके बाद से उसका हम प्रयोग। अब आते हैं यहाँ पे कि जो श्रवण कौशल है, श्रवण कौशल को विकसित करने की क्या क्या विधियां हैं कि हमारी जो श्रवण कौशल हैं और डेवलप हो सकें। तो इसमें जो है हमारा है
सबसे पहला यहाँ पे है कि हमारा जो सस्वर वाचन है, ये सस्वर वाचन बहुत इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो ये जो सस्वर वाचन है, श्रवण कौशल की विकसित करने की विधियां हैं। सस्वर वाचन का मतलब यहाँ पे हुआ कि हम सस्वर मतलब कि अपने लाउड आवाज़ से हम पढ़ते हैं, रीड करते हैं। तो ये हुआ। प्रश्नोत्तर विधि का मतलब कि जो है हमसे कोई टीचर अगर प्रश्न पूछता है, तो जब तक हम कोई टीचर हमसे प्रश्न पूछता है, हम अच्छे से उसे सुनेंगे नहीं। हमारा श्रवण कौशल अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है, अच्छा नहीं है, जब तक हम अच्छे से सुनेंगे नहीं तब तक उसका हम आंसर भी नहीं देंगे, उसका उत्तर नहीं देंगे। तो इसीलिए यहाँ पे प्रश्नोत्तर विधि होता है कि हम टीचर अगर हमसे कुछ पूछता है तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि हम उसको सुने, फिर जो है उसका हम उत्तर दें। अब यहाँ पे कहानी कहना और सुनना, यहाँ पे है कि अगर कहानी अगर कोई हमारा शिक्षक कहता है या घर पे हमारी दादी नानी जो भी हैं अगर कहानी कहें, तो हम कहानी को पहले सुनते हैं। कहानी को अगर हम सुनेंगे तो फिर जो है हम कहानी को स्पष्ट तरीके से उसको हम कह भी सकते हैं। तो इसीलिए हमें सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है अच्छी तरीके से। अब आता है यहाँ पे श्रुतलेख। जब तक हम, जिसको हम बोलते हैं इमला, अगर हम जब तक अच्छे से हम सुनेंगे नहीं, कोई टीचर हमें इमला बोलता है, कोई चीज़ अगर लिखने के लिए देता है, तो अगर बोल रहा है वो टीचर, तो जब तक स्पष्ट तरीके से हम सुनेंगे नहीं तब तक हम नहीं लिख सकते हैं। तो फिफ्थ यहाँ पे है कि यहाँ पे है भाषण। भाषण में भी यही हाल है, हमें रेडियो पे देखें या फिर ऑनलाइन या फिर कहीं भी गए, अगर वहाँ पे हम भाषण, जब तक कि हम भाषण से क्या होती है कि हमारी दोनों कौशल जो है डेवलप होते हैं, वाचन भी होते हैं और श्रवण भी होते हैं। तो हमको सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे कि भाषण अच्छे से हमको सुनना, हमारे कानों तक स्पष्ट तरीके से, स्पष्ट रूप से हमको सुनाई देना चाहिए हमें, फिर उसको हमें समझना चाहिए, फिर जो है हम उसको बोल सकते हैं। यहाँ पे है वाद विवाद। जो डिबेट होती है वहाँ पे वाद विवाद जो है एक पॉजिटिव होता है और वहाँ पे एक एंटी होता है। वहाँ पे जो है वाद विवाद जो होती हैं एक दूसरे के बीच में जो है, तो जब तक कि हम सुनेंगे नहीं तब तक दूसरे के उत्तर को हम दे नहीं सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हमको यहाँ पे सबसे पहले सुनना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे है कि सस्वर वाचन, जब तक हम तेज तेज लाउड आवाज़ में अगर हम पढ़ते हैं तो खुद को भी तो हमको सुनाई देता है ना। फिर प्रश्नोत्तर विधि होती है, तो ऐसी भी है। कहानी कहना और सुनना, ये भी है। श्रुतलेख जो कि इमला होती है। भाषण या वाद विवाद। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आया होगा कि श्रवण कौशल को विकसित करने की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी विधियां हैं जिससे कि हमारी श्रवण कौशल अच्छा हो सके। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि जो मौखिक अभिव्यक्ति हमारी है, वो मौखिक अभिव्यक्ति के बारे में बात कर लेते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने की विधियाँ क्या हैं। तो मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने वाली जो है सस्वर वाचन। अगर हम सस्वर वाचन, अगर हम अपनी सस्वर वाचन अगर तेज तेज पढ़ते हैं तो खुद जो है सुनते भी हैं और इसके साथ साथ हम क्या करते हैं, बोल भी सकते हैं। तो इसमें हमारी दोनों जो है कौशल डेवलप होगा। पहला तो हमारा श्रवण कौशल भी और मौखिक दोनों भी हमें डेवलप होगा। कविता पाठ, अगर हम कविता पाठ को, अगर कविता को लय ताल मतलब जो भी होता है उसके साथ अगर हम पढ़ते हैं तो वो कविता जो है, कविता पाठ करते हैं, तो इससे हमारी मौखिक अभिव्यक्ति विकसित होती है। अब होता है हमें चित्र निर्माण। कहने का मतलब यहाँ पे कोई अगर हम चित्र दे दिए, कोई चित्र हुआ, अगर इसको चित्र के द्वारा माध्यम से हम अगर बच्चे को कहें कि ये चीज़ें क्या है, किस चीज़ का चित्र है या फिर इसका मतलब क्या हुआ, तो इससे भी हमारी बच्चा देख करके अगर कुछ बोलता है, कहता है, उसके बारे में बताता है, तो ये भी हमारा मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने में बहुत इम्पोर्टेंट होता है। फोर्थ पॉइंट है यहाँ पे जो कि संवाद भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वाद विवाद भी हुआ, भाषण भी हुआ। नाटक मंचन कहने का मतलब कि स्कूल्स में हमें जो भी होता है रिपब्लिक डे या इंडिपेंडेंस डे पे बच्चों को जो है हम कई पार्टों में हम करवाते हैं, जैसे कि ये रोल प्ले करने के लिए कि ये बच्चा ये राम बन गया, ये फिर लक्ष्मण बना, या फिर ये कोई भी चीज़ अगर बना तो उसको अलग अलग उनको डायलॉग होते हैं बोलने के लिए कि ये तुम्हारा ये डायलॉग होगा, इस टाइम पे तुम ये बोलोगे। उनको जो है बच्चों को नाटक मंचन करवाया जाता है स्टेज पर। उससे क्या होती है कि हमारी मौखिक अभिव्यक्ति जो कौशल है वो अच्छे से डेवलप होती है, अच्छे से विकसित होती है। तो ये हमारी इम्पोर्टेंट हुआ 7, जो कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल को विकसित करने की ये विधियाँ हैं। सस्वर वाचन, कविता पाठ, चित्र वर्णन, संवाद और वाद विवाद और भाषण और नाटक मंचन। तो ये जो है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल के विकसित करने की विधियाँ हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पे सीटेट ही नहीं, यूपी टेट से भी यहाँ से क्वेश्चंस बने हुए थे फ्रेंड्स। हमने यूपी टेट के भी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चंस बहुत देखे हुए हैं। अब आते हैं यहाँ पे कि वाचन या फिर पठन प्रक्रिया के सोपान क्या हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे जो पठन
वाचन या पठन प्रक्रिया के जो सोपान में जो है प्रत्यक्षीकरण है। प्रत्यक्षीकरण का मतलब ये हुआ कि हम सामने से प्रत्यक्ष रूप से अगर कोई फिगर को या किसी भी चीज़ को, अगर कोई आर्ट हुआ, अगर उसको हम बच्चे को बताते हैं कि ये चीज़ें हैं, तो वो बच्चा उसको देख करके स्पष्ट रूप से उसको बताता है। उसकी जो वाचन है, जो उसकी पठन प्रक्रिया है, वो स्ट्रांग होती है। और उसके बाद से अर्थ ग्रहण करना, फिर प्रयोग करना। तो जब तक कि उसको जो है अच्छे से वो वाचन नहीं करेगा, तब तक उसका अर्थ ग्रहण नहीं करेगा। जब तक हम कोई भी चीज़ को अगर हम पढ़ते हैं, पढ़ करके अर्थ अगर ना समझें हम, तो जो है वो पढ़ना सही नहीं होता है। कुछ भी पढ़ने का मतलब कि उसके अर्थ को हम समझें कि हमने क्या पढ़े हैं, फिर उसका हम प्रयोग करें। अब आते हैं हम कि पठन और वाचन के जो प्रकार हैं। यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि ये सोपान क्या है। अब आते हैं हम यहाँ पे कि पठन और वाचन के प्रकार क्या हैं। तो सबसे यहाँ पे है कि सस्वर वाचन, जो लाउड रीडिंग होती है वो होता है। वाचन के ये 2 प्रकार हैं। और मौन वाचन, जो साइलेंट रीडिंग होती है, वो होती है। तो यहाँ पे पठन या वाचन के 2 प्रकार होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। सस्वर वाचन लाउड रीडिंग और मौन वाचन साइलेंट रीडिंग, ये वाचन के 2 प्रकार होते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि सस्वर वाचन। सस्वर वाचन में भी यहाँ पे सस्वर वाचन में भी दो टाइप के आते हैं। पहला होता है यहाँ पे व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत वाचन होता है। और दूसरा होता है समूह वाचन। यहाँ पे है व्यक्तिगत वाचन और दूसरा है समूह वाचन। ये सस्वर वाचन में आता है, लाउड रीडिंग में आती है। तो यहाँ पे जो है 2 टाइप का, इसमें भी जो व्यक्तिगत वाचन है, इसमें भी 2 तरह का होता है। एक होता है आदर्श वाचन और दूसरा होता है यहाँ पे अनुकरण वाचन। तो जो आदर्श वाचन होता है और वो जो है शिक्षक के द्वारा किया जाता है, और जो अनुकरण वाचन होता है वो बच्चे के द्वारा किया जाता है। आदर्श वाचन करने का मतलब कि ये शिक्षक करता है, क्लास में शिक्षक जो है पढ़ते हैं, बोलते हैं, और बच्चे जो है सुनते हैं। और यहाँ पे है अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन का मतलब कि यहाँ पे बच्चा जो है अनुकरण के द्वारा सीखता है। ये व्यक्तिगत वाचन के अंतर्गत 2 टाइप के आते हैं, आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन। ये आई होप आप लोग समझ में आया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा इसमें आता है सामूहिक वाचन। सामूहिक वाचन में 8-10 बच्चों का ग्रुप बना दिया जाता है। उसमें एक बच्चे को करके जो है खड़ा करा के पढ़वाया जाता है, और बच्चे पीछे से वही चीज़ें पढ़ते हैं। या फिर जो है उनको बुक में दिया जाता है कि अभी 10 मिनट या 15 मिनट में बच्चों को जो है ये टाइम दे दिया जाता है, ये समूह में बैठा दिया जाता है, इसे लर्न करना है या फिर इसे पढ़ना है, अभी हम फिर से उसे पढ़वाएंगे। तो ये टीचर करता है। ये सस्वर वाचन के अंतर्गत आता है व्यक्तिगत वाचन और सामूहिक वाचन, जिसमें व्यक्तिगत वाचन के अंतर्गत आदर्श वाचन और अनुकरण वाचन होता है। अब आते हैं हम यहाँ पे जो मौन वाचन है। मौन वाचन के अंतर्गत क्या क्या आता है। मौन वाचन के अंतर्गत यहाँ पे आता है कि गहन जो अध्ययन होता है, ये होता है जिसको कि गहनता के साथ पढ़ना होता है। और उसके बाद से आता है इसमें द्रुत वाचन होता है दूसरा। यहाँ पे मौन वाचन के अंतर्गत जो कि द्रुत वाचन जो है, ये मौन में रहकर लेकिन तेजी से पढ़ना होता है। तो ये गहन अध्ययन के अंतर्गत आता है कि गहनता के साथ पढ़ा जाता है, आदमी डीप जा कर के पढ़ता है उसमें, मौन वाचन में। और द्रुत वाचन होता है कि मौन में रह कर पढ़ता है लेकिन तेजी से पढ़ता है, मतलब मन में ही, जो कि खुद को ही आदमी पढ़ता है और खुद ही अपने को समझ में आता है। तो ये चीज़ें होती हैं। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि वाचन शिक्षण की जो विधियाँ होती हैं, वो वाचन शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं। तो वाचन शिक्षण की जो विधियाँ हैं, यहाँ पे हम बात करते हैं कि बच्चों को पढ़ाना कैसे सिखाएंगे हम, इसके बारे में है वाचन शिक्षण की विधियाँ। तो पहला है वर्ण विधि। वर्ण विधि कहने का मतलब कि हम पहले वर्ण को अ से लेकर के जो वोवेल्स होते हैं उनको, फिर कॉन्सोनेंट को, जैसे कि एक एक वर्ण को हम उनको अवगत कराएंगे, उनको बताएंगे। फिर जो है शब्द विधि, जैसे कि राम नाम या फिर जो है कोई भी सीता गीता, मतलब पहले 2-2 अक्षर वाले हम पहले उनको बताएंगे। शब्द विधि के माध्यम से हम उनको बच्चों को पढ़ना सिखाएंगे। फिर वाक्य विधि, फिर छोटे छोटे वाक्य हम बनवाएंगे। फिर कविता विधि, जैसे कि कविता को हम पढ़वाएंगे। जैसे कि कविता, कोई एक बालक को खड़ा कर देते हैं, कहते हैं कि कविता पढ़ने के लिए, एक एक करके हम कविता पाठ करवाते हैं। तो एक कविता विधि भी वाचन शिक्षण की विधियाँ हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है।
अब आते हैं हम यहाँ पे कि लिखित या लेखन के प्रकार कौन से होते हैं। तो सबसे पहले होता है यहाँ पे सुलेख। सुलेख का मतलब होता है, सु का ही मतलब होता है सुंदर, सुलेख मतलब सुंदर लेख। और एक होता है अनुलेख, जो कि हम पहले डॉट डॉट वाले हमारे घर में बुक आते हैं छोटे बच्चों के लिए, जिसपे कि उसको उसी पर जो है बच्चा क्या करता है कि उसी पे वैसे ही सेम एज इट इज़ बनाता है, जिससे कि उसकी अनुलेख जो है, उसकी लेखन जो क्षमता होती है, जो लेखन राइटिंग होती है, उसको जो है बहुत मजबूती से उसको अच्छा हम डेवलप कर सकते हैं। और बच्चा जो है अच्छे से उसे समझ सकता है और उसे अच्छे से बनाता भी है। बच्चा गलत होता है तो फिर उसे भी सुधारने की कोशिश करता है। तो ये चीज़ें जो लेखन के प्रकार में जो है सुलेख और अनुलेख, और यहाँ पे है श्रुतलेख, 3 होते हैं। श्रुतलेख वो होता है कि इमला, जैसे कि सुन करके लिखना होता है। इससे ये होती है कि वर्तनी की अशुद्धियाँ कम होती होंगी अगर हम श्रुतलेख करवाएंगे तो। अब आते हैं हम यहाँ पे भाषाई विकार, जो कि यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। भाषाई विकार जो है बहुत हर बार क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, 1-2 क्वेश्चन तो बनते हैं। और ये नहीं कि हिंदी पेडागोजी में ही बनते हैं, मैथ्स में भी बनते हैं, और जो है हमारे CDP में भी बनते हैं, और हिंदी में भी बनते हैं। तो इसीलिए हमको यहाँ पे जो भाषाई विकार है, भाषाई विकार सब में आती है पेडागोजी में। यहाँ पे होती है कि लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या है, तो इसमें अफेजिया होती है। इसे अफेजिया लिखा जाता है लेकिन इसे पढ़ाया जाता है अफेजिया। इसके बारे में है कि अफेजिया एक सुनने से संबंधित एक भाषा अधिगम विकार है, जो कि बच्चे को सुनकर समझने में समस्या होगी। कहने का मतलब कि बच्चा सुन भी लेता है अगर, तो उसे समझ नहीं पाता है, तो ये अफेजिया होती है। कहने का मतलब कि ये श्रवण जो कौशल का जो होता है ना, श्रवण, ये विकार होती है बच्चा में, जिसको हम अफेजिया कहते हैं। अब आते हैं यहाँ पे डिसलेक्सिया क्या है। डिसलेक्सिया भी एक प्रकार की डिजीज़ है। ये है जो है एक भाषा संबंधित अधिगम विकलांगता है। यह मुख्य रूप से वाणी या लिखित भाषा के पढ़ने में कठिनाइयों के रूप में होता है। जैसे अक्सर हम बच्चे को पढ़ाते हैं, जैसे कि सा यहाँ पे है तो उसे वाज पढ़ेगा, वाज को शा ना, तो ये बी को डी, डी को बी। ये जो है ये पढ़ने से संबंधित के तरफ से होता है। ये लिखित भाषा के पढ़ने में कठिनाई होती है। कहने का मतलब कि ये पठन जो होता है ना, पठन कौशल, इसके अंतर्गत आता है डिसलेक्सिया। इसको जो है हम बच्चा इसमें अच्छे से पढ़ नहीं पाता है। ये एक प्रकार की विकार है और कुछ ही टाइम तक रहता है। फिर बच्चा जो बड़ा होता है, आगे क्लासेस में जाता है, धीरे धीरे ये विकार ख़त्म हो जाती है। ये कोई बीमारी नहीं है, कोई वो नहीं है, ये विकार है। ये बाद में आगे चल के सब सही हो जाता है। अब आते हैं हम यहाँ पे डिस्ग्राफिया। ग्राफ से बनाने का मतलब ये होता है कि हम लिखने से संबंधित, लेखन संबंधित, इस प्रकार की विकलांगता से संबंधित बालकों को मुख्यतः अक्षरों को पहचानने और उनको बनाने में अक्षमता उत्पन्न करती है। ये लेखन संबंधी विकार होती है। कहने का मतलब कि बच्चा जो है क्या करता है कि अच्छे से लिख नहीं पाता है। उसकी हैंडराइटिंग जैसे कि लगता है कि डॉक्टर वाली लिखा है, जैसे कि डॉक्टरों की जो पर्ची होती है वो अक्सर हम नहीं पढ़ पाते हैं, तो वैसे ही लगता है कि बच्चा लिखा हुआ है, तो उसको विकार होती है, वो उसे डिस्ग्राफिया कहते हैं। ग्राफ से मतलब आई होप कि आप लोगों को समझ लेंगे, इस पर कोरिलेट कर लीजिएगा कि डिस्ग्राफ, ग्राफ का मतलब कि वो लिखने से होता है, तो ये लेखन संबंधी विकार है डिस्ग्राफिया। फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।